हेलो एवरीवन, वेलकम टू डेक्स्टर कैम्प। आज हम लोग बात करने जा रहे हैं ब्लॉक केमिस्ट्री यानी एसपीडीएफ के पीवाईक्यूज 2025 जनवरी अटेम्प्ट के बारे में हम लोग बात करेंगे। हम लोगों ने सारे क्वेश्चन एक साथ ही ले लिए हैं ब्लॉक केमिस्ट्री के, जिससे आसानी रहे। इनिशियली हम लोग डी एंड एफ के क्वेश्चन करेंगे और फिर हम लोग चलेंगे ब्लॉक केमिस्ट्री यानी पी ब्लॉक और एस ब्लॉक की तरफ। ठीक है, तो शुरू करते हैं। हम लोगों को सारा कंटेंट dextercamp.in पे मिल जा रहा है। पीवाईक्यूज की चेकलिस्ट बनी हुई है, उस पर तुम जाके क्वेश्चन भी डाउनलोड कर सकते हो और सोल्यूशन वीडियोस मतलब सोल्यूशन की पीडीएफ भी डाउनलोड कर सकते हो। ठीक है, चलो स्ट्रेट अवे क्वेश्चन नंबर 1 पे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 1 क्या कर रहा है? लैंथेनाइड आयंस विद 4f कॉन्फ़िगरेशन आर। अब इसमें EU2 प्लस है, GD3 प्लस है, EU3 प्लस है, TB3 प्लस है और SM2 प्लस है। मैंने कई बारी कहा है कि डी ब्लॉक और एफ ब्लॉक के इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन तुम्हें एकदम कंठस्थ होने चाहिए, याद होने चाहिए। अगर वो याद नहीं होंगे तो ये सवाल तो बेटा बनेगा ही नहीं। तुम चेक कुछ कर लो, एड़ी चोटी का जोर लगा लो, इसमें D7 कॉन्फ़िगरेशन तुम जज कैसे करोगे? तो सबसे पहले तुम्हें पता होना चाहिए, जैसे अगर मैं 63 EU लूँ तो इसका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन 63 मतलब इसका एटॉमिक नंबर हो गया। इसका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन लिखेंगे तो जेनॉन लिखेंगे, 4f7 और 6s0 लिखेंगे। ठीक है, इसी तरह से 64 GD2 प्लस लेंगे, GD3 प्लस लेंगे। 64 GD3 प्लस दिया हुआ है तो इसका कॉन्फ़िगरेशन 4f7 आ जाएगा, इसका भी, और 6s0 आ जाएगा। अब EU अगर +2 में 4f7 है तो +3 में कितना होगा? +3 में कितना हो जाएगा भाई? +3 में हो जाएगा 4f6 के बराबर हो जाएगा। ये बोलो हो जाएगा कि नहीं? आसान बात है। टीबी टीबी होता है 65। इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन और तुम्हें एटॉमिक नंबर दोनों ही याद होने चाहिए, तभी काम चल पाएगा भाई लोग, नहीं तो काम नहीं चलेगा, ध्यान रखना। तो जेनॉन 4f8 हो गया, ये 6s0 हो गया, और फिर 62 SM2 प्लस मेमोरी। ठीक है, तो ये क्या हो गया? जेनॉन 4f6 हो गया और 6s0 हो गया। ठीक है, तो ये कॉन्फ़िगरेशन तुम्हें एकदम पता होने चाहिए, तभी ये सवाल लग पाएगा। तो 4f7 वाले कॉन्फ़िगरेशन कौन से हैं? ए और बी। जब ए और बी है तो इसका आंसर हम क्या लिखेंगे? ए और बी वाला आंसर आ गया 2, तो आंसर आ गया इसका 2। हम लोग 2 मार करके आगे बढ़ जाएंगे, लेकिन कॉन्फ़िगरेशन हमें याद ही होना चाहिए। देयर इज नो वे आउट। अगला क्वेश्चन भी अगर तुम देखोगे तो तुम्हें पता लग जाएगा कि कॉन्फ़िगरेशन की कितनी जरूरत पड़ रही है हमें। कह रहा है नियोबियम एंड रुदेनियम हैव x एंड y नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स इन देयर रिस्पेक्टिवली d ऑर्बिटल्स, द वैल्यू ऑफ x एंड y। तो नियोबियम का अगर हम एटॉमिक नंबर लिखें तो कितना है? NB 41 NB हो गया। तो इसका कॉन्फ़िगरेशन क्या आ जाएगा? क्रिप्टॉन 4D4 और 5s1। ठीक, कॉन्फ़िगरेशन याद होना चाहिए। तो नंबर ऑफ डी इलेक्ट्रॉन्स कितने हो गए? नंबर ऑफ डी इलेक्ट्रॉन्स जो हो गए वो कितने हो गए? 4। और 44 रुदेनियम अगर हम ले लें तो ये हो जाएगा क्रिप्टॉन 4D7 5s1। तो नंबर ऑफ डी इलेक्ट्रॉन्स कितने हो गए? इसमें हो गए 7। तो टोटल इलेक्ट्रॉन कितने आ गए? टोटल इलेक्ट्रॉन ये हो गया x के बराबर और ये हो गया y के बराबर। तो टोटल इलेक्ट्रॉन कितने आ गए? टोटल इलेक्ट्रॉन आ गए 11। सिंपल सी बात है, कॉन्फ़िगरेशन याद रखने जरूरी हैं डी एंड एफ के, अदरवाइज कोई फायदा नहीं है सवाल लगाने का। लगेगा ही नहीं डी एंड एफ का मतलब। अगर सवाल लगाना तो कॉन्फ़िगरेशन तो याद ही रखना पड़ेगा और एनसीईआरटी की एक एक लाइन याद रखनी पड़ेगी, है ना। अगले क्वेश्चन को देख के तुम्हें ये बिल्कुल एहसास हो जाएगा। कह रहा है द करेक्ट सेट ऑफ आयंस विद द सेम कलर इन द फॉलोइंग। ठीक है, अब सेम कलर निकालने के लिए यार देखो तुम्हें क्या करना पड़ेगा, सबके कलर्स तुम्हें याद होने चाहिए जो हमें किसमें दिए हैं, एनसीईआरटी में दे रखे हैं। पहले अगर हम Zn2 प्लस से शुरू करें तो Zn2 प्लस G10 कॉन्फ़िगरेशन है तो कैसा हो जाएगा? कलरलेस हो जाएगा। वेनेडियम +3 ग्रीन होता है। ये एनसीईआरटी में गिवन है बिल्कुल, मतलब टेबल बनी हुई है, वही टेबल पूछ ली पूरी उठा के। ठीक है, एनसीईआरटी में टेबल बनी हुई है, वही टेबल पूछ ली उठा के। स्कैंडियम देखो, स्कैंडियम +3 का कलर कैसा है? स्कैंडियम +3 D0 कॉन्फ़िगरेशन तो कलरलेस हो गया। फिर टाइटेनियम +3 पर्पल हो गया। और उसके बाद क्या है? क्रोमियम +2 है। क्रोमियम +2 कैसा हो गया? ब्लू हो गया। ठीक है ना भाई। इसी तरह से अगर टाइटेनियम +4 को ले लें, टाइटेनियम +4 कैसा हो जाएगा? कलरलेस हो जाएगा। फिर उसके बाद है क्या? वेनेडियम +4 में, वेनेडियम +4 में ब्लू होता है। और उसके बाद है क्या? Mn+2, Mn+2 पिंक होता है। ठीक, ये एक्वा सोल्यूशन में कलर गिवन है, हम लोग अपने मन से कुछ नहीं लिख रहे हैं ना, हम लोग डायरेक्टली ये कर सकते हैं। इन कलर्स को ध्यान रखना पड़ेगा, याद रखना पड़ेगा। ये वॉयलेट होता है,
क्रोमियम +3, वैसे हम लोग ग्रीन लिखते हैं लेकिन एक्वा सोल्यूशन में ये भी कैसा होता है, ये भी वॉयलेट होता है, और Mn+3 भी वॉयलेट होता है। तो सेम कलर किसका आ रहा है, फोर्थ ऑप्शन का आ रहा है, तो आंसर हम फोर्थ मार्क करेंगे। लेकिन फिर से मेरे भाई एनसीईआरटी फिर से याद रखनी ही पड़ेगी, ठीक है ना। हम लोग एकदम ये बात समझ के चल रहे हैं कि जो कुछ कह रहा हूँ उस बात को पत्थर की लकीर मान लो और याद करके रखो, है ना। अदरवाइज दिक्कतें आएंगी, मेंस में भी दिक्कत आएंगी, एडवांस में भी दिक्कत आएंगी। अगला क्वेश्चन क्या कर रहा है, कंसीडर द फॉलोइंग रिएक्शन सीक्वेंस। K2Cr27 की रिएक्शन KOH से कराई। अब K2Cr27 की रिएक्शन अगर हम KOH से कराओगे तो क्या होगा, K2Cr27 की रिएक्शन लिखते हैं, K2Cr2O7 की रिएक्शन KOH से कराई और वाटर माइनस करना था इसमें से। तो इससे K2Cr27 को अगर हम ब्रेक करने की कोशिश करें तो देखो क्या होगा, K2Cr27 में ये क्रोमियम बॉन्ड होगा। अगर तुम ध्यान से देखो तो OH माइनस इस पे अटैक करेगा, ये ऊपर जाएगा, नीचे आएगा और इसे निकाल देगा। तो बेसिकली क्या बन जाएगा, K2CrO4 बन जाएगा, ठीक है। ए बन गया क्या, K2CrO4, और उसकी रिएक्शन H2SO4 से हुई है, H2SO4 से हुई तो इससे क्या बन जाएगा, फिर से K2Cr2O7 बन जाएगा, क्योंकि ये डिहाइड्रेटिंग एजेंट की तरह काम करेगा, माइनस वाटर इसमें से भी करना है, लिखा हुआ है, ठीक। तो इससे क्या बन जाएगा, प्लस K2SO4 बन जाएगा, और प्लस वाटर, जो माइनस वाटर लिखा था प्लस वाटर लिख देंगे यहाँ पे, ठीक। तो आंसर क्या आ जाएगा, आंसर इससे 2 आ जाएगा, सिंपल तरीके से, ठीक है। सवाल देख रहे हो, बिल्कुल सिंपल सिंपल सीधे तरीके से पूछे जा रहा है। अब ये सवाल जो है ये एलॉयज वाला है, ये भी एनसीईआरटी में गिवन है, तो मैं एलॉय एकदम पता होने चाहिए, ठीक ठीक, तभी आंसर आ पाएगा। जैसे ब्रॉन्ज जो होता है, ब्रॉन्ज जो होता है वो कॉपर और टिन का एलॉय होता है, ब्रास जो होता है वो कॉपर और जिंक का होता है, यूके सिल्वर कॉइन जो होता है, यूके सिल्वर कॉइन में कॉपर और निकल होता है, और स्टेनलेस स्टील में आयरन होगा, वो तो तय बात है। तो 4 का 2 अगर तुम देख लेते तो केवल तुम्हें 3 और 1 ऑप्शन में कंफ्यूजन होता, और ब्रॉन्ज क्योंकि बहुत पुराना है, मतलब क्या कहते हैं इसे, एलॉय, तो ये तो एकदम पता ही होगा, तो इसका आंसर क्या आ जाएगा, 1 आ जाएगा, ठीक है ना। ये एनसीईआरटी है भाई, अगर एनसीईआरटी नहीं आ रही है तो तुम तकलीफ में होगे, ठीक है। अगला सवाल क्या कह रहा है, अगला सवाल कह रहा है विच ऑफ द फॉलोइंग इज द स्ट्रॉन्गेस्ट ऑक्सीडाइजिंग एजेंट। अब ऑक्सीडाइजिंग एजेंट स्ट्रॉन्गेस्ट कौन सा होगा, जिसकी ऑक्सीडेशन नंबर कितनी होगी, +4, क्योंकि जो लेंथेनाइड है वो बेसिकली +3 में ज्यादा स्टेबल होते हैं, EU +2 में +3 में जाने के लिए रिड्यूस होगा, रिड्यूसिंग एजेंट होगा, जिससे खुद ऑक्सीडाइज है। और ऑक्सीडाइजिंग एजेंट की बात करें तो कौन हो जाएगा, TB+3 हो जाएगा। TB+3 क्या होगा, स्ट्रॉन्गेस्ट ऑक्सीडाइजिंग एजेंट होगा इसमें, जिससे वो खुद रिड्यूस हो जाए, और EU2+ जो होगा वो रिड्यूसिंग एजेंट होगा, ठीक, रिड्यूसिंग एजेंट होगा। जो स्पेलिंग सही से लिख देता है, नहीं तो लोग कहेंगे गंदा गंदा लिख दिया, ठीक है। तो ये रिड्यूसिंग एजेंट हो जाएगा, बात समझ में आई। तो आंसर आ गया कितना अपना, 2 आ गया। सिंपल सवाल है लेकिन बस लॉजिक तुम्हें ठीक ठीक पता होना चाहिए। अगला सवाल देखो, अगला सवाल कह रहा है कि ट्रांजिशन मेटल और स्पिन ओनली मैग्नेटिक मूवमेंट। स्पिन ओनली मैग्नेटिक मूवमेंट का फॉर्मूला यार क्या होता है, √n × n+2। बोहर मैग्नेटॉन वेयर n इज नंबर ऑफ अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन्स, नंबर ऑफ अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन्स होता है। अब Ti+3 है, Ti का एटॉमिक नंबर कितना होता है, Ti 22 होता है, तो ये बन जाएगा क्या, Ar3d1। अगर Ar3d1 बन गया तो जो म्यू की वैल्यू आ जाएगी वो अंडर रूट कितनी आ जाएगी, 1 × 1 + 2, यानी कि √3 की वैल्यू होगी 1.73, तो फर्स्ट का 3 आ गया, ठीक। ऐसे ही वेनेडियम +2 है 23, तो ये क्या हो जाएगा, ArD3 हो जाएगा, बोलो ArD3 हो जाएगा। तो नंबर ऑफ अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन कितने आ जाएंगे इसमें, पेयरिंग वेयरिंग तो कुछ चेक करनी नहीं है, तो नंबर ऑफ अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन अगर देखोगे ध्यान से तो कितने आ जाएंगे, 3 आ जाएंगे, बोलो आ जाएंगे 3। तो म्यू की वैल्यू कितनी आ जाएगी, √3 × 3 + 2, यानी कि √15 आ जाएगी। √15 का मतलब कितना हो गया, 3.8587, तो इसका आंसर आ गया 1, ठीक है। ये पहले दोनों ऑप्शन में मिल रहा है। अब निकल देख लो, निकल +2 को देखो यार, निकल +2 28 हो गया, तो ये क्या आ गया, Ar3d8 हो गया। Ar3d8 बना लो भाई, 3d8 बनाओगे तो क्या आ जाएगा, 2 अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन आ जाएंगे, n की वैल्यू 2 आ जाएगी, तो म्यू कितना आ जाएगा, √8 आ जाएगा, √8 का मतलब 2.84 आ जाएगा। तो इसका आंसर 4 आ गया।
अब इसका आंसर 4 आ गया, तो स्कैंडियम तो निकाल ही लोगे। स्कैंडियम +3 में क्या होगा, D0 कॉन्फ़िगरेशन होगा इसका, तो इसका आंसर क्या जाएगा, 0 आ जाएगा। तो आंसर 2 आ गया। आसान सवाल है, बोनस क्वेश्चन था। अगर ये किसी ने गलत कर दिया सेल्फ अटेम्प्ट करते हुए, तब भी भाई बहुत गड़बड़ बात है ना। अगला सवाल क्या कह रहा है कंसीडर एन is the number of lone pair of electrons present in equatorial position of the most stable structure of ClF3. The number of ions from the following having n number of unpaired electrons. अब देखो ClF3 की पहले ड्राइंग देखो, तो ClF3 में क्या है, कार ऑक्स मतलब जो क्लोरीन है उसके पास कितने हैं अनपेड, कितने इलेक्ट्रॉन है टोटल, 7 हैं। 3 बॉन्ड पेयर बन गए, तो 3 बॉन्ड पेयर बन गए इसमें, 3 सिग्मा बॉन्ड आ गए और 2 लोन पेयर आ गए। तो स्टेरिक नंबर कितना आ गया यार इसका, इसका स्टेरिक नंबर जो आया वो स्टेरिक नंबर आ गया इसका कितना 5। और इसका हाइब्रिडाइजेशन जो आया, हाइब्रिडाइजेशन जो आ जाएगा वो कितना आ जाएगा, हाइब्रिडाइजेशन इसका जो आ जाएगा वो sp3d आ जाएगा। हाइब्रिडाइजेशन क्या आ जाएगा, sp3d आ जाएगा। तो ये Cl के साथ क्या होगा, अगर हम बेंड्स रूल लगा दें तो जो लोन पेयर है उन्हें कहाँ रखते हैं हम लोग, इक्वेटोरियल पोजीशन पे रखते हैं। तो इस तरह की शेप बनेगी। इक्वेटोरियल पोजीशन पे नंबर ऑफ लोन पेयर कितने आ गए, नंबर ऑफ लोन पेयर्स ऑन इक्वेटोरियल पोजीशन कितने हो गए, वो आ गए कितने, 2 आ गए। और इसकी शेप कैसी आ जाएगी, शेप इसकी टी शेप आ जाएगी। ठीक। अब 2 अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन्स हैं, तो किसमें 2 अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन है, तो वेनेडियम +3 का कॉन्फ़िगरेशन लिखेंगे तो क्या होगा, वेनेडियम +3 आ जाएगा Ar23 होता है वेनेडियम। ठीक है, Ar 3 निकल गए तो क्या आ गया 3d2 आ गया। तो इसमें 2 अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन हो गए, बोलो इसमें तो हो गए 2 अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन। टाइटेनियम +3 में Ar3d1 आ जाएगा। ये टाइटेनियम +3 में क्योंकि 22 है, 22 है, +3 निकल गए तो 19 बचे, तो 19 लिख दिए हमने इलेक्ट्रॉन, तो इसमें नहीं आया। कॉपर 2+ में, कॉपर 2 + 29 है, तो ये क्या बन गया Ar3d9। तो इसमें अनपेड इलेक्ट्रॉन कितना आया, 1 आया। अब इसके बाद क्या है, निकल +2 है, निकल +2 में क्या हो गया Ar3d8 हो गया। भाई 3d8 बना के देख लो, या 3d9 भी बना के देख लो, क्योंकि तुम्हें 9 में कन्फ्यूजन हो सकता है। तो 9 ऐसा बनेगा जिसमें अनपेड इलेक्ट्रॉन कितने आ जाएंगे 1, और 8 में अनपेड इलेक्ट्रॉन कितने आ गए, 8 में अनपेड इलेक्ट्रॉन आ गए 2। दिखाई दे रहा है भाई, बोलो 8 में अनपेड इलेक्ट्रॉन कितने आ गए, 2 आ गए। ठीक है, तो इसमें भी आ गए, निकल में भी आ गए। और टाइटेनियम +2 ले ले, टाइटेनियम +2 क्या हो जाएगा Ar3d2। तो इसमें भी अनपेड इलेक्ट्रॉन आ गए, तो किसमें अनपेड इलेक्ट्रॉन आ गए, 2, 1, 2 और 3, यानी कि इन 3 में आ गए, तो A, D और E में आ गए, तो आंसर क्या आ गया, बना गया। बात समझ में आई आसानी से। और देखो आराम से लगाने, बहुत हाइप नहीं क्रिएट करनी होती सवाल लगाने के लिए। जितनी तुम हाइप क्रिएट करोगे उतना ज्यादा तंग रहोगे। हाइप बिल्कुल मत क्रिएट करो, स्लोली स्मूथली सवाल लगाते चलो, आराम से सवाल लग जाएगा, कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है, अगला सवाल देखो क्या कर रहा है। अगला कह रहा था एम्फोटेरिक ऑक्साइड्स अमंग V2O3, V2O4 एंड V2O5। तो इनमें जो एम्फोटेरिक ऑक्साइड है एनसीईआरटी में लिखा हुआ है वो कौन सा है, वो V2O5 है। तो ये एम्फोटेरिक ऑक्साइड है। ऑन रिएक्शन विद एल्कली फॉर्म an oxide ion, the oxidation state of vanadium in the oxide ion is। तो V2O5 की रिएक्शन जब OH- से होती है तो इससे क्या बन जाता है, VO4 3- बन जाता है, तो इसकी ऑक्सीडेशन नंबर +5 आ जाती है। तो ये +5 आ जाएगी, तो आंसर हम 3 लिख देंगे। सिंपल सवाल है, बिल्कुल लॉलीपॉप क्वेश्चन है ना। अगला क्या कह रहा, अगला कह रहा था स्पिन ओनली मैग्नेटिक मूवमेंट value Bohr magneton of the compound with strongest oxidizing power among this is। तो स्ट्रॉन्गेस्ट ऑक्सीडाइजिंग पावर किसकी है, Mn+3 में है इसमें, ये +2 में और ये +2 में। तो इसमें सबसे स्ट्रॉन्गेस्ट ऑक्सीडाइजिंग एजेंट कौन है, Mn2O3 है। ये क्या है, इज द स्ट्रॉन्गेस्ट ऑक्सीडाइजिंग एजेंट। तो Mn+3 के लिए 25 Mn+3 के लिए कॉन्फ़िगरेशन क्या आ जाएगा Ar3d4। तो Ar3d4 ले लें अगर, तो D4 कॉन्फ़िगरेशन बना लेते हैं। तो अनपेड इलेक्ट्रॉन कितने आ जाएंगे, अनपेड इलेक्ट्रॉन आ जाएंगे 4। ठीक, तो म्यू की वैल्यू कितनी आ जाएगी, म्यू की वैल्यू आ जाएगी √4 × 4 + 2।
यानी कि √24, यानी कि 4.89 के लगभग आ जाएगी। तो यानी कि आंसर कितना लिख देंगे, 5 लिख देंगे यहाँ पे, क्योंकि नियरेस्ट इंटीजर पे राउंड ऑफ करना था, तो आंसर 5 लिख देंगे। बात समझ में आ रही है? सवाल आसानी से बनना चाहिए, इसमें कोई कठिनाई होनी नहीं चाहिए किसी को भी। ठीक, अगला क्या कर रहा है, ये एनसीईआरटी की लाइंस वाले क्वेश्चन है, बिल्कुल बेसिक बेसिक सवाल पूछे गए, बहुत घुमा के सवाल नहीं पूछा गया है ना। कह रहा है द करेक्ट ऑप्शन विद ऑर्डर ऑफ मेल्टिंग पॉइंट्स ऑफ एम एन एफ ई। ठीक है, एम एन और एफ ई में कंपेयर करना है, टेक्नीशियम और रुदेनियम में करना है, रेनियम और ऑस्मियम में करना है। तो रेनियम और ऑस्मियम में ऑस्मियम का मेल्टिंग पॉइंट कम है, रेनियम का ज़्यादा है। रुदेनियम और टेक्नीशियम में रुदेनियम का ज़्यादा है। आयरन और मैंगनीज में आयरन का ज़्यादा है। ये डेटाबेस है, एकदम तुम्हें याद रखना है, इसमें कोई इफ बट किंतु परंतु नहीं है। ठीक है, अगला सवाल देखते हैं। अगला कह रहा है कि विच ऑफ द फॉलोइंग इलेक्ट्रोलाइट कैन बी यूज्ड टू ऑब्टेन H2SO8 बाय द प्रोसेस ऑफ इलेक्ट्रोलिसिस। अब इलेक्ट्रोलिसिस करनी है तो हमें चाहिए क्या, H2SO8। तो अगर हम डाइल्यूट सोल्यूशन ले लेंगे सोडियम सल्फेट का, तो इसमें वाटर का क्या होगा, वाटर का ऑक्सीडेशन होगा और वाटर का रिडक्शन होगा। ये हम लोगों ने इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री में पढ़ा है, वाटर का ऑक्सीडेशन और वाटर का रिडक्शन होगा, है ना। डाइल्यूट सोल्यूशन ऑफ सोडियम सल्फेट ले लें, ठीक। अच्छा, एसिड डाइल्यूट सोल्यूशन है, एसिड डाइल्यूट सोल्यूशन ले तो वाटर का रिडक्शन नहीं, H+ का रिडक्शन होगा। H+ क्या होगा, रिड्यूस होगा। तो ये तो नहीं बनेगा। डाइल्यूट सोल्यूशन ऑफ सोडियम सल्फेट में तो वाटर ही सब कुछ करेगा। कंसंट्रेट सल्फ्यूरिक एसिड सोल्यूशन में क्या होता है कि एनोड पे जब ऑक्सीडेशन होता है तो उसमें SO4 2- जो होता है वो कन्वर्ट होकर किस में चला जाता है, H2O8 2- चला जाता है। ये बात हम लोगों ने इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री में ले लेना चाहिए था, कोई नहीं, यहाँ पे ले लेते हैं सवाल। डाइल्यूट H2SO4 सोल्यूशन में तो H+ का रिडक्शन होगा और वाटर का ऑक्सीडेशन होगा। सिंपल बात है। अगला क्वेश्चन देखते हैं। कह रहा है स्पीसीज विच डज नॉट अंडरगो डिस्प्रोपोर्शनेशन रिएक्शन इज। अब जो डिस्प्रोपोर्शनेशन में नहीं जा रही है वो कौन सी स्पीशी होगी, कैसे देखेंगे भाई। जो डिस्प्रोपोर्शनेशन में नहीं जा रही तो इसमें देखो इसकी ऑक्सीडेशन नंबर कितनी हो गई, +3 हो गई, इसकी +7 हो गई, ये +6 +5 हो गया और ये +1 हो गया। तो अगर कोई हाईएस्ट ऑक्सीडाइजिंग स्टेट में है, ऑक्सीडेशन स्टेट में है, तो वो डिस्प्रोपोर्शनेट कर नहीं सकता। डिस्प्रोपोर्शनेशन का मतलब क्या होता है, सेल्फ ऑक्सीडेशन रिडक्शन। डिस्प्रोपोर्शनेशन का मतलब क्या होता है, सेल्फ ऑक्सीडेशन रिडक्शन। तो सेल्फ ऑक्सीडेशन रिडक्शन के चक्कर में ये तो करेगा नहीं, तो क्या हो गया, 7 में +7 में हाईएस्ट ऑक्सीडेशन स्टेट में क्लोरीन, इसमें किसमें है, हाईएस्ट ऑक्सीडेशन स्टेट में। जब भी तुम ऐसा देखो तो हाईएस्ट और लोएस्ट वाले को देख लो, अगर कोई हाईएस्ट और लोएस्ट में मिल जाएगा तो उससे नीचे या हाईएस्ट के ऊपर तो जा नहीं सकता, तो वो डिस्प्रोपोर्शनेट नहीं हो सकता। ये केवल ऑक्सीडाइजिंग एजेंट की तरह काम कर सकता है। ClO4- डिस्प्रोपोर्शनेट नहीं हो सकता। अगला सवाल, अगला सवाल क्या कर रहा है, कह रहा है कि द इनकरेक्ट स्टेटमेंट अमंग द फॉलोइंग। कह रहा है PF3 एग्जिस्ट बट NF5 डज नॉट एग्जिस्ट। क्यों नहीं करता है, क्योंकि NF5 में नाइट्रोजन डज नॉट हैव d ऑर्बिटल्स, 2 में d होता ही नहीं है। PS3 शोज लोअर प्रोटोनेशन एफिनिटी विद अमोनिया, बिल्कुल सही बात है, क्योंकि इसके जो इलेक्ट्रॉन्स हैं उनमें एस कैरेक्टर बहुत ज्यादा है, वो इलेक्ट्रॉन डोनेट नहीं करते। NO2 कैन इजिली डाइमराइज, बिल्कुल सही बात है। N2O4 आसानी से बना लेता, कोई समस्या नहीं आती है। SO2 कैन एक्ट एज एन ऑक्सीडाइजिंग एजेंट बट नॉट एज अ रिड्यूसिंग एजेंट, बिल्कुल नहीं। SO2 ऑक्सीडाइजिंग एजेंट की तरह बिहेव नहीं करती है, क्योंकि सल्फर +4 स्टेट में है, इसे ऑक्सीडेशन करने में कोई फायदा नहीं है। ठीक, अगला सवाल देखते हैं। अगला सवाल क्या कर रहा है कि आइडेंटिफाई A, B एंड C इन द फॉलोइंग रिएक्शन गिवन सीक्वेंस। ठीक है, कह रहा है ए की रिएक्शन HNO3 से कराई तो PbNO3 बना। अब ए की रिएक्शन HNO3 से कराने से PbNO3 बना, तो ए कैन बी PbCl2 एग्जाम्पल्स को देख के, या PbS, दो में से एक हो सकता है। ठीक है, दोनों से PbNO3 बन जाएगा। ठीक, ठीक है। मरकरी, कोबाल्ट और निकल के जो सल्फाइड्स होते हैं केवल वही डिसॉल्व नहीं होते किसमें, HNO3 में, बाकी तो हो जाते हैं। अब H2SO4 के साथ रिएक्शन कराई, फिर अमोनियम एसीटेट के साथ रिएक्शन कराई। जब H2SO4 के साथ रिएक्शन कराई तो क्या बन गया होगा, लेड सल्फेट बना होगा। और फिर आखिरी में क्या बन गया होगा, K2Cr2 7 के साथ PbCrO4 का येलो प्रेसिपिटेट आ गया होगा। ठीक, तो इसमें दो ऑप्शन सही आ जाएंगे। ठीक है, लेकिन एनसीईआरटी ने जो मतलब एनटीए वालों ने दिया वो 1 दिया, तो 1 को भी सही मान लो, कोई दिक्कत है नहीं इसमें, लेकिन दो ऑप्शन सही हो सकते थे इसके। ठीक है, चलो अगला देखते हैं। विच गिवन बिलो आर द एटॉमिक नंबर्स ऑफ द
some group 14 element, the atomic number of the element which has lowest melting point. अब lowest melting point किसका है? तो देखो ये क्या है, ये कार्बन है, ये सिलिकॉन है, ये जर्मेनियम नहीं है, ये टिन है, ठीक है, ये क्या है, टिन है, और ये लेड है। तो इनमें सबसे कम मेल्टिंग पॉइंट किसका होगा? टिन का होगा। बिल्कुल ऊपर से नीचे आ रहा है मेल्टिंग पॉइंट, धीरे धीरे क्या हो रहा है, कार्बन सीरीज में कम होता है। क्यों? क्योंकि बाइंडिंग वीक हो जाती है, ठीक, और डी ऑर्बिटल इंट्रोड्यूस हो जाता है। क्या कह रहा है अगला था, एक्सपेरिमेंटली डिटरमाइंड ऑक्सीजन ऑक्सीजन बॉन्ड लेंथ इन O3, ये लेंथ इन है ना, अलग अलग है, ठीक है। इन O3 आर फाउंड टू बी द सेम एंड द बॉन्ड लेंथ इज ग्रेटर देन दैट ऑफ O बट द लेस देन, ठीक है। तो O3 में क्या होता है? O3 में तो रेजोनेंस होता है, और इसकी वजह से इसमें क्या होता है, पार्शियल डबल बॉन्ड करेक्टर डेवलप हो जाता है। पार्शियल डबल बॉन्ड करेक्टर डेवलप हो जाता है। पार्शियल डबल बॉन्ड करेक्टर डेवलप होने से क्या होगा कि बॉन्ड लेंथ ओ डबल बॉन्ड ओ से थोड़ी कम होगी, ज्यादा होगी, और सिंगल बॉन्ड से थोड़ी कम होगी, ठीक है। तो ये बात तो सही लिखी है। अगला क्या कह रहा है, कह रहा था स्ट्रॉन्ग लोन पेयर रिपल्शन बिटवीन द ऑक्सीजन सोनली रिस्पॉन्सिबल फॉर द इफेक्ट। ये बिल्कुल गलत बात है। क्या रिस्पॉन्सिबल है? अपना रेजोनेंस रिस्पॉन्सिबल है। तो स्टेटमेंट 1 ट्रू हो गया और सेकंड कैसा हो गया, फॉल्स हो गया, ठीक है। आसानी से बात समझ में आ रही। अगला कह रहा ग्रुप 15 एलिमेंट्स फॉर्म्स डी पाई बॉन्ड्स विद ट्रांजिशन मेटल, ठीक है। डी पाई बना रहा तो नाइट्रोजन तो नहीं है, ये बात तय हो गई, क्योंकि नाइट्रोजन पे तो नहीं है, ठीक है। इट ऑल्सो फॉर्म हाइड्राइड। अब हाइड्राइड बना तो नाइट्रोजन, फॉस्फोरस, आर्सेनिक, एंटीमनी और बिस्मथ अगर हम ले लें तो इसमें हाइड्राइड NH3 हो सकता था, तो NH3 तो डिस्कार्ड कर लिया, PS3 बचा है, ASS3 बचा है, और SbS3 बचा है। BH3 बहुत मुश्किल से हाइड्राइड एग्जिस्ट करेगा। और कह रहा है कि एज स्ट्रॉन्गेस्ट बेस अमंग द हाइड्रेट्स ऑफ अदर ग्रुप मेंबर्स। इन सब में स्ट्रॉन्गेस्ट कौन है? PS3 है बेस। तो आंसर क्या हो जाएगा, एटॉमिक नंबर कितना आ जाएगा, 15 फॉस्फोरस का। समझ आई बात? सवाल को ब्रेक कैसे किया, ये समझ आया? हम लोगों ने क्या करा कि भाई जो लिखा है उसे पढ़ते जाओ और वैल्यूज पुट करते जाओ सबकी। कह रहा है कि डी पाई चाहिए तो नाइट्रोजन नहीं है, और कह रहा है स्ट्रॉन्गेस्ट बेस है तो यानी PS3 बचता है, इसके अलावा तो कुछ और बचता नहीं है। अगला सवाल क्या कह रहा है, अगला सवाल कह रहा है O2 गैस विल बी इवॉल्व एज अ प्रोडक्ट ऑफ इलेक्ट्रोलिसिस। अब ये भी इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री जैसा ही सवाल है, या फिर इसे तुम पी ब्लॉक में भी रख सकते हो। कह रहा है एक्वस सोल्यूशन ऑफ AgNO3 की अगर हम सिल्वर इलेक्ट्रोड से करते हैं तो सिल्वर ही ऑक्सीडाइज होता है और सिल्वर रिड्यूस होता है, तो इससे तो ये काम नहीं हो पाएगा, ठीक है ना। कह रहा है एक्वा सोल्यूशन ऑफ AgNO3 यूजिंग प्लेटिनम इलेक्ट्रोड, बिल्कुल इसमें वाटर जो होगा वो क्या हो जाएगा, ऑक्सीडाइज हो जाएगा, तो इससे काम हो जाएगा अपना। डाइल्यूट सोल्यूशन ऑफ H2SO4 में वाटर ऑक्सीडाइज होगा, तो इससे काम हो जाएगा। और कह रहा है कंसंट्रेट सोल्यूशन में बिल्कुल नहीं, कंसंट्रेशन में क्या होगा, SO4 2 माइनस ऑक्सीडाइज होगा। अभी थोड़ी देर पहले बात की थी हम लोगों ने। तो ये इलेक्ट्रोलिसिस वाले भी फंडे तुम्हें क्या करने हैं, दिमाग में बैठाने हैं। उसका रीजन ये है कि सवाल ऐसे आ रहे हैं, तो NCERT भैया फिर से पढ़नी, और नोट्स के सारे सवाल आए हुए हैं, बिल्कुल नोट्स के आए हुए हैं। तो इस तरह से SPDF के जो भी सवाल थे हम लोगों ने कर लिए। अब कुछ सवाल जो बचे हुए हैं, जो किसी में भी कवर नहीं हो पाए, उनके लिए एक वीडियो और इस सीरीज में रह गई है, वो भी हम लोग कर लेंगे। तो 2025 के जनवरी अटेम्प्ट के सारे PYQs कंप्लीट हो जाएंगे, ठीक है। चलो मिलते हैं, तब तक के लिए थैंक यू वेरी मच, टेक केयर, बाय बाय। और बिल्कुल टेंशन मत लो, चैनल पे तो हुई मैं, है ना, परेशान होने की जरूरत नहीं है। जो भी डिमांड हो लिखो, करते हैं पूरी, ठीक है। चलो बाय।